चैप्टर 1 एंजॉय दिस फायर। रशिया। फायर मैंशन। एक ब्लैक हॉर्स जो कि दुनिया की सबसे महंगी और बेमिसाल अरेबियन नस्ल का था, वो वहां पर खुले मैदान में लगातार दौड़े जा रहा था। उस पर एक शख्स बैठा था जिसने कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रखे थे। उसे देखते हुए लग रहा था कि उस शख्स को हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है। उसके हाथ में उस घोड़े की लगाम थी, लेकिन वो घोड़ा उसकी लगाम के हिसाब से नहीं दौड़ रहा था, वो उसके इशारे से भी ज़्यादा तेज दौड़ रहा था, जिससे उस पर बैठे उस शख्स को गुस्सा आ रहा था। कुछ ही दूरी पर एक शख्स और एक चेयर पर बैठा था जिसके हाथों में एक वाइन की बोतल थी। उस शख्स का नाम विलियम था, जो वहां का माफिया डॉन था। उस शख्स की नज़रें उस घोड़े पर और उस घोड़े पर बैठे शख्स पर थी, और बेलगाम होते उस घोड़े को देखते हुए वो तिरछा मुस्कुराया और फिर अपने साथ खड़े आदमी की तरफ बिना देखे ही बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी इस हॉर्स ने, नाउ फायर विल नॉट लीव हिम। पारस, जो कि विलियम के साथ ही खड़ा था, वो उस घोड़े पर बैठे शख्स का पर्सनल असिस्टेंट था, या यूँ कह लो कि उसका राइट हैंड था। वो भी हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, बॉस विल नॉट लीव हिम, क्योंकि बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं कोई उनकी मर्जी से बाहर होकर चले। तभी वह शख्स जो हॉर्स राइडिंग कर रहा था वो एक झटके से उस घोड़े से नीचे उतरा। हालांकि घोड़े की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज थी, लेकिन फिर भी उस शख्स को बिल्कुल डर नहीं लगा। वो जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसकी घूरती हुई नज़रें उस घोड़े पर थी जो अभी भी बेलगाम होकर दौड़े जा रहा था। उस शख्स ने अपनी कमर में टंगे गन होल्डर में से अपनी गन निकाली और निशाना उस ब्लैक घोड़े पर लगा दिया। अगले ही पल एक गोली उस घोड़े के पैर पर जाकर लगी। हालांकि तेजी से दौड़ते हुए घोड़े पर निशाना लगाना बेहद मुश्किल था, लेकिन शायद उस शख्स के लिए नहीं। गोली लगने से दर्द से जूझता हुआ वो घोड़ा एकदम से रुक गया और नीचे जमीन पर गिरा। उसके पैर से खून बह रहा था। वाइट कलर की टी शर्ट, ब्लैक कलर की लोअर पहने उस शख्स का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। हाइट तकरीबन 6 फुट 4 इंच, गेहुआ रंग, आइज ब्लू आंखें और चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड और डार्क लिप्स। वो इंसान देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसकी 2 हाथों पर गन के टैटू थे। उसकी पर्सनैलिटी देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो दुनिया में पैदा ही दूसरों का जिंदा और मुर्दा जलाने के लिए हुआ है। तकरीबन 46 इंच का सीना और उभरी हुई चेस्ट बता रही थी कि कम से कम वो दिन के 4 घंटे जिम में बिताता है। वो घोड़ा उसका फेवरेट था, जो फिलहाल रद में करा रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस शख्स का चेहरा अभी भी वैसे ही एक्सप्रेशनलेस था। अब वो दूसरी तरफ घुमा और फिर वहां आया जहां पर विलियम और पारस खड़े थे। पारस ने जल्दी से नीचे रखी एनर्जी ड्रिंक उठाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। फायर यू आर मार्वेलस, विलियम उस शख्स की तरफ देखते हुए बोला। वो शख्स जिसे वहां पर सभी फायर के नाम से जानते थे, वो मुस्कुराया और फिर उस एनर्जी ड्रिंक को पीने के बाद वापस रखकर उसने वहां टेबल पर रखी हुई सिगरेट का बॉक्स उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकालकर अपने होठों में दबाए। पारस ने जल्दी से उस सिगरेट को लाइटर से जलाया और फिर फायर ने कश भरने शुरू किए। विलियम अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे थपथपाते हुए बोला, पिछले 10 सालों से मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन आज तक मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। फायर विलियम की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छी बात है जो तुम मुझे आज तक नहीं समझ पाई, क्योंकि जो मुझे समझ जाता है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। कहते हुए फायर ने अपने होठों को गोलकर सिगरेट का धुआं छोड़ा और फिर वहां से चला गया। उसे जाते हुए देख विलियम मुस्कुराया और बोला, ओ फायर, सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। फायर मैंशन के अंदर आया और फिर सीधा अपने बेडरूम में चला गया। जैसे ही वो बेडरूम में आया, उसके पीछे पीछे एक लड़की आई जिसने इस वक्त सिर्फ एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। रूम में आते ही फायर ने अपनी टी शर्ट उतार दी थी। वो लड़की बाहर से आई और फिर फायर के करीब आकर उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, You looking so tired baby, do you want anything? कहते हुए वो लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपने दूसरे हाथ में पकड़ी ड्रिंक के गिलास में से ड्रिंक पीने लगी। क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है लीज़ा? फायर ने उसे देखते हुए कहा और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। लीज़ा ने अपने हाथों में पकड़ी हुई ड्रिंक उसके होठों की तरफ बढ़ाई तो फायर ने उस गिलास पर अपनी होंठ लगाई और फिर पूरी ड्रिंक खत्म कर दी। उसके बाद उसने उस गिलास को उसके हाथों से लेकर वही जमीन पर फेंका और लीज़ा के चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके होंठों पर अपने होंठ रखते हुए उसे चूमने लगा।
कुछ देर बाद फायर ने उसके होंठों को छोड़ तो लीजा उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम मुझे वो जवाब कभी नहीं देते जो मैं चाहती हूँ। अगर तुम मेरी बात का जवाब हमें दे देते तो क्या हो जाता। वो फायर की तरफ देखती हुई बोल रही थी। फायर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, क्योंकि मैं तुम्हें वो देता हूँ जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए। कहते हुए वो पूरी तरह से उस पर झुक गया। लीजा एकदम से सुन्न हुई और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। आगे जारी है। चट्टू खूबसूरत इश्क। मुंबई, इंडिया। राठौर मैंशन। एक लड़की बड़ी ही तेजी से सीढ़ियों से उतर रही थी और उसके पीछे ही एक दूसरी लड़की भी थी जो उसी का नाम पुकारते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। वो लड़की पहले वाली लड़की को पुकारते हुए बोली, अमायरा प्लीज रुक जा, प्लीज मेरी बात मान ले, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। उसके बाद अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही पहले वाली लड़की रुक गई और पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। अमायरा सिंह राठौर नाम था उस सीढ़ियों से भाग रही लड़की का। उसके हाथों में एक तस्वीर थी जिसे वो दूसरी लड़की से छीनकर भाग रही थी। उसे रुकते हुए देख दूसरी लड़की ने भी राहत की सांस ली। खूबसूरत इश्क। खूबसूरती बेइंतहा और नाम था उसका इश्क, सिर्फ इश्क। खिलखिलाते हुए होंठ जिनमें से टेढ़े मेढ़े दांत हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे, होठों पर लगी न्यूड लिपस्टिक, लंबे सॉफ्ट बॉल आंखें गहरी काली और कजरारी और उम्र तकरीबन 21 साल होगी। इश्क जल्दी से अब अमायरा के पास आए और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, तू जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ एल्बम देख रही थी और मुझे इस तस्वीर पर हल्की सी मिट्टी दिखाई दी तो उसे साफ करने के लिए मैंने इस तस्वीर को निकाला था। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। रहने दीजिए भाभी जान, हम आपको और आपके दिल को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अन्य भाई से आप बेइंतहा इश्क करती है, इसीलिए चोरी चोरी उनकी तस्वीरों को देखकर अपने दिल को बहलाती हैं। पर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हुक्म कीजिए, हम अभी आपको अन्य भाई के कमरे में ले चलते हैं। कहते हुए अमायरा खिलखिला कर हंस दी। वही उसकी बात सुनकर इश्क के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो जल्दी से अपने आसपास देखने लगी, कहीं किसी ने ये बातें सुन ली तो कोई उसके बारे में क्या ही सोचेगा। अमायरा उसे डरते हुए देख बोली, क्या हुआ, परेशान क्यों हो रही हो भाभी जान? बस कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद तो आप और अन्य भाई को एक साथ एक कमरे में ही रहना है, तब तक ये दूरी बर्दाश्त कर लीजिए। कहते हुए वो एक बार फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी। इश्क ने अब उसके आगे हाथ जोड़ लिए और बोली, प्लीज चुप हो जा मेरी माँ, अगर किसी ने सुन लिया तो। अमायरा हंसते हुए बोली, अगर किसी ने सुन लिया तो अच्छी बात है ना, जहाँ 10 दिन बाद शादी होनी है वहाँ कल ही आपके फेरे भी हो जाएंगे भाभी जान। अब इश्क खींच गई और बोली, एक तो तुम मुझे ये भाभी जान कहना बंद करो, मेरा नाम इश्क है। इश्क, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन बनने तो आप मेरी भाभी ही वाली है ना भाभी जान। कहते हुए अमायरा ने उसके कमर पर अपनी कमर लगाई और फिर उसे हल्का सा झटका देते हुए वहां से भाग गई। उसे भागते हुए देख इश्क एक बार फिर से बेहोश उठी। उसके हाथों में अन्य की तस्वीर थी जिससे उसकी शादी हो रही थी। अन्य सिंह राठ और जीवन और इतिश्री का बेटा, राठौर इंटरप्राइजेज का सीईओ। वो अमायरा के पीछे भागती उससे पहले ही उसकी नज़र दरवाजे से आ रही सांझ और इतिश्री पर गई। सांझ और इतिश्री को देखकर इश्क की सांसें ही हलक में अटक गई, लेकिन जल्दी ही खुद को नॉर्मल कर वो उन दोनों के पास आए और मुस्कुराते हुए सांझ के गले लग गई। सांझ सिंह राठौर इस घर की बड़ी बहू और इतिश्री सिंह राठौर इस घर की छोटी बहू, और साथ ही साथ सांझ और इतिश्री दोनों बहनें भी है। सांझ से मिलने के बाद इश्क ने इतिश्री की तरफ देखा और उससे भी गले मिली। इतिश्री उसके चेहरे पर अपना हाथ रख कर बोली, वैसे मेरी होने वाली बहू थोड़ी परेशान लग रही है, क्या बात है? उसकी बात सुनकर इश्क के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली क्योंकि उसे शर्म आने लगी थी। तभी अमायरा उन तीनों के पास आए और फिर इश्क को पीछे से हक करते हुए बोली, आप लोग मेरी भाभी जान को परेशान मत कीजिए, आपको नहीं पता ये पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी कुछ देर पहले ही अन्य भाई की तस्वीर को अपने हाथों में लेकर देख रही थी और बोल रही थी कि शादी में 10 दिन क्यों है। उसकी बात सुनकर इश्क ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसने ये बात बिल्कुल नहीं बोली थी। नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इश्क जल्दी से सांझ और इतिश्री की तरफ देखते हुए बोली।
उसे सफाई देते हुए देख सांझ और इतिश्री दोनों ही हंसी और फिर आगे की तरफ बढ़कर सोफे पर बैठ गई। उनके पीछे पीछे 2 सर्वेंट भी आए जिनके हाथों में शॉपर्स थे। सांझ इतिश्री दोनों ही शॉपिंग से आई थी। इतिश्री सांझ को देखते हुए बोली, अब तो सिर्फ 10 ही दिन रह गए हैं शादी में, दीदी प्लीज अग्नि को बुलाए ना। सालों हो गए हैं उससे मिले, अब तो उसे इंडिया वापस बुला लीजिए। सांझ मुस्कुराई और फिर बोली, मैं आज ही उसे फ़ोन करके वापस बुलाती हूँ। उसी वक्त एक शख्स वहां पर आया जिसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके हाथों में एक फाइल थी। उसने सांझ और इतिश्री के सामने अपना सिर झुकाया और फिर इतिश्री के सामने वो फाइल बढ़ाते हुए बोला, ये फाइल अन्य सर को देनी थी, उन्होंने ऑफिस से मंगवाई थी। इतिश्री ने मुस्कुराते हुए मोक्ष से वो फाइल ली जो कि अन्य का पर्सनल असिस्टेंट था और फिर उस फाइल को इश्क के आगे बढ़ाते हुए बोली, ये फाइल तुम अन्य को दे आओ। कहते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर इश्क एक बार फिर से शर्मा गई। उसके गाल गुलाबी हो रहे थे। फाइल लेने में भी उसे हिचकिचाहट हो रही थी तो अमायरा ने इतिश्री के हाथों से वो फाइल लेकर इश्क के हाथों में रखी और बोली, आप खड़ी क्यों है? जाए ना भाभी जान, क्या पता ये फाइल भाई के लिए कितनी जरूरी हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। कहते हुए उसके चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशन थे। इश्क की बैंड वो दोनों मिलकर बजाने में लगी हुई थी। इश्क ने जल्दी से वो फाइल अपने हाथों में कसी और फिर वहां से भाग गई। उसकी सांसें तेजी से बढ़ गई थी। सीढ़ियों पर आकर उसने अपनी सांसों को संभाला और फिर धीमे धीमे कदमों से अन्य के कमरे की तरफ बढ़ गई। मोक्ष राठौर मैंशन से बाहर निकला और फिर जल्दी से उसने अन्य को फ़ोन किया। अन्य ने उसका कॉल रिसीव किया तो मोक्ष ऑन कॉल बोला, आपका काम हो गया बॉस। अन्य जो अभी अभी बाथरूम से बाहर निकला था और उसने अपनी वी शेप कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था। गिली चेस्ट पर ठहरी पानी की बूंदें उसकी हॉटनेस को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। उसके होठों पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। करीबन 6 फुट 3 इंच हाइट, रंग गेहुआ ब्राउन और मस्टाशस के साथ तकरीबन 44 इंच की चेस्ट वो काफ़ी कातिलाना लग रहा था। चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट लिए उसने अपना फ़ोन बेड पर फेंक दिया और खुद ड्रेसिंग के सामने आ गया। उसी वक्त दरवाजे पर नॉक हुआ लेकिन उसने दरवाजे की तरफ नहीं देखा। वो जानता था दरवाजे पर इश्क है। फिलहाल एक कोने में होने की वजह से इश्क भी अन्य को देख नहीं पा रही थी। अन्य ने कम इन कहा तो वो अंदर की तरफ आए लेकिन आते ही जब उसकी नज़र अन्य पर गई तो वो झट से दूसरी तरफ घूम गई। अन्य ड्रेसिंग में उसे देखते हुए मुस्कुराया और फिर उसके करीब बढ़ा। आगे जारी है। वेल सेकंड सीजन इसी में शुरू कर दिया है गाइज, आई होप आपको सही लग। चौथी शादी वाली डील। अन्य उस वक्त ड्रेसिंग के सामने खड़ा था जब इश्क ने दरवाज़ा नॉक किया। इश्क ने अभी तक कमरे के अंदर झांक कर नहीं देखा था इसलिए उसे अन्य की सिचुएशन के बारे में तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अन्य के कम इन कहने पर इश्क अंदर आए और फिर उसकी नज़र अन्य पर गई जो ड्रेसिंग के सामने अभी भी टॉवल में ही खड़ा था। उसे टॉवल में देखकर इश्क पल के लिए उसे देखती रह गई लेकिन फिर जल्दी से उसने घूमकर अपनी आंखें भी बंद कर ली। उसकी सांसें तेजी से बढ़ चुकी थी। अन्य ड्रेसिंग में देखता हुआ उसे मुस्कुराया और फिर उसके करीब बढ़ा। इश्क का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल को उसने और भी ज़्यादा कस लिया लेकिन जब उसे अन्य के कदम अपनी तरफ आते हुए महसूस हुए तो उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और उस फाइल को सामने बैठ कर रखा और वह आह से जाने लगी लेकिन तब तक अन्य उसके करीब आ चुका था। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे गोल घुमाते हुए अपने सामने कर लिया। अगले ही पल इश्क उसके सीने से आ लगी। अन्य ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और बड़ी धीमे लेकिन मधोशी भरी आवाज में बोला, क्या हुआ, मुझे देखकर आंखें क्यों बंद कर ली? उद्धरण चिन्ह। वो अन्य सर, आप वो। इश्क कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी नज़रें अन्य के चेहरे पर थी और हाथ अन्य की चेस्ट पर जो एकदम भट्टी की तरह तप रही थी। उसने जल्दी से अपने हाथों को हटाया और फिर अन्य की तरफ देखकर अपनी बढ़ती हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोली, वो मैं ये फाइल देने आई थी और वो आप टॉवल में तो क्या हुआ? अगर मैं टॉवल में हूं तो शादी होने वाली है हमारी, तो मुझे हर तरह से देखने का हक है ना तुम्हारा? अन्य उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला।
इश्क ने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली और उसकी झुकी हुई नज़रें देखकर अन्य के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई। वो हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए बोला, सिर्फ 10 दिन में शादी है हमारी और अभी भी तुम मुझे सर कहकर बुला रही हो, ये तो बहुत गलत बात है इश्क। उद्धरण चिन्ह। उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर इश्क और भी ज्यादा बेचैन हो उठी। अपने कांपते हुए हाथ उसने एक बार फिर से अन्य के सीने पर रखे और बोली, हमारी शादी होने में अभी 10 दिन है लेकिन अभी तो फिलहाल आप मेरे सर ही है ना, अन्य सर। कहते हुए मासूमियत और शर्म से डूबा उसका चेहरा बेहद लाल हो रहा था। अन्य ने अपना सिर उसकी गर्दन से उठाया और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, 10 दिन ज्यादा नहीं है इश्क और इसके बाद मैं तुम्हारे होठों से अपने लिए सर नहीं सिर्फ अन्य सुनना चाहता हूँ। अन्य की बातें और उसकी छुअन को खुद पर महसूस कर इश्क का गला सूख रहा था। उसने हल्की सी नज़रें उठाकर अन्य की तरफ देखा तो उसकी गर्दन भी हल्की सी ऊपर की तरफ उठ चुकी थी। अन्य अब तक उसके चेहरे को देख रहा था लेकिन अब उसकी नज़र उसकी गर्दन पर ठहरे एक काले तिल पर गई। वैसे अन्य खुद पर पूरा कंट्रोल रखता था लेकिन जब वो इस तिल को देखता था तो उसका खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता था, पर फिर भी आज तक उसने कभी इस तिल को चूमा नहीं था लेकिन आज शायद वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। इश्क के चेहरे को देखते हुए वो उसकी गर्दन पर एक बार फिर से झुका और उसके उस तिल को चूमते हुए बोला, ये 10 दिन भी यूं ही बीत जाएंगे इश्क। इश्क ने जिन हाथों को अब अन्य की सीने पर रखा हुआ था, अब उनकी मुट्ठी का स्लीव वो सिहर रही थी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो चुकी थी। अन्य ने अब अपना चेहरा एक बार फिर से ऊपर की तरफ उठाया और उसकी कमर से अपने हाथ हटा लिए। इश्क अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। अन्य उसे देखकर मुस्कुराता रहा था और देखते ही देखते इश्क उसकी आंखों से ओझल हो गई। वो इतना ज्यादा शर्मा रही थी कि अब वो वहां पर एक पल भी नहीं रुक पा रही थी। अभी तक अन्य के चेहरे पर मुस्कुराहट थी लेकिन अब उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया और फिर बोला, ओ शिट, 10 days and I'll get this girl. She is so beautiful. पर काश उतनी ही ओपन माइंडेड भी होती तो इसके साथ रात बिताने के चक्कर में ये शादी नहीं करनी पड़ती। बीटी नो इशू। इसके लिए तो शादी वाली डील भी बुरी नहीं है। कहते हुए उसकी वो तिरछी मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ रशिया में हौंफता हुआ फायर अपना सिर तकिए पर रखकर लीजा के बगल में लेट गया था। अभी तक उसकी सांसें नॉर्मल भी नहीं हुई थी। लीजा ने उसकी तरफ करवट ली और फिर उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं 2 चीज़ों की फ़ैन हूँ, एक तो तुम्हारी और एक तुम्हारे एटीट्यूड की। फायर ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ अपने सिर के नीचे रख सीलिंग की तरफ देख रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ से साइड टेबल पर रखी हुई सिगरेट उठाई और फिर उसे अपने होठों में दबाया तो लीजा मुस्कुराई और फिर साइड टेबल पर ही रखा हुआ लाइटर उठाकर उसने फायर के होठों में दबी हुई सिगरेट को जलाया। फायर अब बिना किसी एक्सप्रेशन के सिगरेट पी रहा था। जब उसकी सिगरेट खत्म होने को हुई तो लीजा उसे देखते हुए बोली, आई थिंक वी शुड कंटिन्यू नाउ। फायर ने अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में रखते हुए बुझाया और फिर अपनी जगह से बिना खड़े हुए ही लीजा को कमर से पकड़कर अपने ऊपर लिटाया, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ होता उससे पहले ही साइड टेबल पर रखा हुआ फायर का फ़ोन बजा। फायर ने अपना फ़ोन उठाया और फिर फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर कॉल रिसीव किया। बॉस, इट्स अर्जेंट, सामने से किसी ने कॉल पर कहा तो फायर ने लीजा को खुद से हटाया और फिर बेड से खड़ा हो गया। लीजा हैरानी से उसे देख रही थी। फायर ने सिर्फ अपना लोअर पहना और फिर रूम से बाहर निकल गया। वो बाहर की तरफ आया और फिर मैंशन के अंदर से बेसमेंट की तरफ जाते हुए एक रास्ते की तरफ बढ़ गया। अभी वो बेसमेंट की पहली सीढ़ी पर ही आया था कि उसे बेसमेंट से जोरों से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। फायर का चेहरा एक कदम एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उन चीखों को सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। ऐसा लग रहा था जैसे ये दर्द भरी चीज़ें उसे सुनने में बहुत पसंद है। सीढ़ियों से उतरकर उसने सामने की तरफ देखा तो एक शख्स अधमरी हालत में वहां पर लेटा हुआ था। आगे जारी है। वैसे इस स्टोरी में बाकी तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों को झटके बहुत लगने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर दैट।
Insta-id Kajal_Aneja_writes. Insta-id Kajal_Aneja_writes. Ch 4 Fire on Fire. फायर का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उन चीखों को सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। ऐसा लग रहा था जैसे ये दर्द भरी चीजें उसे सुनने में बहुत पसंद है। सीढ़ियों से उतरकर उसने सामने की तरफ देखा तो एक शख्स अधमरी हालत में वहां पर लेटा हुआ था। डेविल, ये तो गलत बात है ना, तुम ऐसे किसी को इतना टॉर्चर नहीं कर सकते। कहते हुए फायर वहां पर आया और उस शख्स को देखने लगा जो दर्द से बुरी तरह से कराह रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त वो इंसान मर सकता है। जिस इंसान को फायर ने डेविल कहकर पुकारा था वो भी चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, बॉस अभी तक तो टॉर्चर किया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया था, लेकिन शायद बाकी मूवी देखने की इसमें हिम्मत ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फायर के चेहरे पर जो हल्की हल्की मुस्कुराहट थी अब वो भी चली गई। वो जमीन पर गिरे उस शख्स को देखते हुए बोला, हिम्मत होगी भी कैसे, सारी हिम्मत तो इसने यहाँ से निकलने में लगा दी, लेकिन अब इसकी हिम्मत का इसको इनाम तो देना ही पड़ेगा। कहकर वो एक बार फिर से तिरछा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी। अब वो अपने पैरों के बल नीचे जमीन पर बैठ गया और अपने घुटनों को मोड़ते हुए उस शख्स को देखते हुए बोला, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपना दिमाग फालतू चलाएं, इसीलिए उन इंसानों से ज़्यादा नफरत मुझे उन लोगों के दिमाग से हो जाती है। क्योंकि इंसान तो गलती करता ही है, लेकिन गलती करवाने वाला तो उसका दिमाग होता है ना, तो सज़ा इंसान को क्यों दी जाए, सज़ा तो दिमाग को देनी चाहिए है ना। कहते हुए वो उस शख्स को देख रहा था और वो शख्स अपने हाथ जोड़कर उससे भीख मांग रहा था कि वो उसकी जान बख्श दे। उसने गलती इतनी की थी कि पिछले 1 साल से वो फायर की कैद में था। उस बेसमेंट में करीबन 100 से ज़्यादा लोग फायर की कैद में थे और आज उस शख्स ने वहां से भागने की कोशिश की थी, और उसकी इस कोशिश और हिम्मत को देखकर अब फायर सच में फायर बन चुका था। उसने डेविल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो डेविल ने जल्दी से अपनी कमर में लगे हुए गन होल्डर में से गन निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। वो शख्स अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे गोली मत मारना, आज के बाद मैं यहाँ से जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगा। कहते हुए वो गिड़गिड़ा रहा था। फायर का चेहरा एक बार फिर से एक्सप्रेशनलेस था। वो उसे देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें गोली मारूंगा? नहीं, मैं अपनी गोलियां तुम जैसे बददिमाग लोगों पर जाया नहीं करता। कहते हुए उसने उस गन को बेहद कसकर पकड़ा और फिर जोर से उस आदमी के माथे के बीचों बीच मारा। उस शख्स को ना ही पीछे हटने का मौका मिला और ना ही फायर को रोकने का। उसके पूरे माथे पर एक खड्डा हो गया जिसमें से खून का फुहारा छूट पड़ा। एक ही बार में उसका पूरा माथा अंदर तक धंस चुका था और मांस की लोथड़ियां तक बाहर आ चुकी थी। खून से और मांस के चिथड़ों से भरी हुई उस गन को फायर ने उसके सिर से हटाया और फिर उसे देखते हुए बोला, फायर के आसपास जो भी होता है वो फायर के इशारों पर होता है। अगर कोई उसकी मर्जी से बाहर जाता है तो उसे दुनिया से बाहर जाना पड़ता है। कहकर उसने एक नज़र उस शख्स को देखा और फिर एक बार फिर से एक वार किया, लेकिन इस बार गर्दन पर। वो पूरी गन उसकी गर्दन के अंदर तक धंस गई और उस शख्स का तड़पता हुआ शरीर एकदम से ठंडा हो गया। ना ही सांसें बची थी और ना ही सांसों की गुंजाइश। चीखें और चीत्कार वहीं पर बंद हो चुका था। फायर ने अब उस गन को निकाला नहीं बल्कि वहीं पर छोड़ दिया और वहां बैठे बैठे ही अपना दूसरा हाथ हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया। डेविल ने जल्दी से अपनी पॉकेट में से सिगरेट की डिब्बी निकाली और उसमें से एक सिगरेट निकालकर फायर के हाथ में रखी। फायर ने उस सिगरेट को अपने होठों में दबाया और फिर डेविल ने जल्दी से नीचे झुककर लाइटर से उस सिगरेट को जलाया। फायर सिगरेट पीता हुआ उस शख्स की लाश को देख रहा था। कोई मेरे ही राज में रहकर मुझसे ही दगा करे उसे मौत तो देनी बनती ही है, लेकिन मौत ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाला कभी मेरे राज्य से बाहर जाने का बड़ी ही कोशिश ना करें। कहकर उसने अपने होठों को गोल कर धुआं छोड़ा और फिर पूरी सिगरेट पीने के बाद बची हुई जलती हुई सिगरेट को उस आदमी के चेहरे पर बुझाते हुए बोला, रिप। इतना बोलकर वो वहां से खड़ा हुआ और उस बेसमेंट से बाहर के रास्ते पर चला गया। डेविल ने उसे जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर भी एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो उस शख्स की लाश को देखते हुए बोला, फायर को धोखा देने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद।
फायर मैंशन के अंदर आकर अपने कमरे में आया तो लीजा जो कब से बेड पर उसका इंतजार कर रही थी वो उसे देखते हुए मुस्कुराए। वो अभी भी उसी हालत में थी। उसे लगा शायद फायर उसके पास आएगा, लेकिन फायर उसके पास ना जाकर सोफे पर बैठ गया और एक बार फिर से सामने टेबल पर रखी हुई सिगरेट की डिब्बी में से सिगरेट निकालकर अपने होठों में दबाते हुए लाइटर से जलाकर पीने लगा। उसे हर 5 मिनट बाद सिगरेट पीने की आदत थी। लीजा उसे देखते हुए अपनी जगह से उठी और फिर उसके करीब आकर उसे क्रुक्ड स्माइल के साथ देखते हुए बोली, "You know I love two things, one is you and one is your attitude." ... उसकी बात सुनकर फायर ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, "ओ रियली? डू यू लव मी?" लीजा मुस्कुराए और बोली, "यस आई लव यू सो मच।" फायर जो काउच पर काफ़ी वाइड होकर बैठा था, वो उसे बिना किसी एक्सप्रेशन से देखते हुए बोला, "इफ़ यू लव मी देन प्रूव इट।" ... लीजा ने अपने होठों को अपने दांतों में दबाया और फिर एक स्माइल के साथ फायर के करीब आई और उस पर झुक गई। कुछ देर बाद फायर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। आगे जारी है। च 5 आई हेट ब्लडी डेसिवर्स। अन्य के कमरे से बाहर निकलने के बाद भागती हुई इश्क नीचे हॉल में आए। उसकी धड़कन बहुत तेजी से बढ़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो अन्य से प्यार करती थी, लेकिन हाँ, अन्य उसे पसंद था। इश्क पिछले 4 सालों से राठौर मैंशन आ रही थी, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। शुरू से ही वो सांझ अनाथ आश्रम में रही जो सूर्या ने सांझ के नाम पर शुरू किया था, लेकिन जब इश्क 17-18 साल की हुई तो उसने अनाथ आश्रम से जाने का फैसला लिया था, क्योंकि अब वो इस लायक हो चुकी थी कि खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जब सूर्या और सांझ तक ये बात आई तो सूर्या और सांझ दोनों ही उससे मिलने गए और उससे पूछा कि वो करना क्या चाहती है। सूर्या से इश्क को बेहद डर लगता था क्योंकि उसका ऑरा ही इस तरह का था, लेकिन सांझ के साथ वो काफ़ी घुली मिली हुई थी। उसने सांझ को बताया कि वो कोई भी छोटी मोटी जॉब कर लेगी और अपना खर्चा उठा लेगी, लेकिन अब वो उन लोगों पर और ज़्यादा भार नहीं बनना चाहती। सांझ को उसकी बातों पर गुस्सा आने की बजाय उस पर प्राउड फील हो रहा था कि उनके अनाथ आश्रम के बच्चे अब इस लायक बन चुके हैं कि खुद को संभाल सके। उसने सूर्या से बात की और फिर ही शक को राठौर इंडस्ट्रीज में जॉब देने के लिए कहा। हालांकि इश्क कभी उस लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी सांझ के कहने पर सूर्या ने उसे अन्य की असिस्टेंट के तौर पर जॉब दे दी। इश्क अनाथ आश्रम में होने की वजह से कई बार सूर्या और सांझ से मिलने राठौर मैंशन आई थी। जब भी राठौर मैंशन में कोई फंक्शन होता तो अनाथ आश्रम के बच्चों को बुलाया जाता था, इसीलिए इश्क सबसे घुली मिली हुई थी, लेकिन अन्य के साथ वो कम ही बात करती थी क्योंकि अन्य भी हमेशा से ही खुद में रहने वाला था, जबकि वैदेही और अमायरा के साथ इश्क की बहुत अच्छी बनती थी। वो नीचे हॉल में आई तो सांझ और इतिश्री अभी भी वहीं पर बैठी थी। वो उन दोनों के पास आए और सांझ की तरफ देखते हुए बोली, "मैम, अब मैं चलती हूँ, आश्रम में बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे।" सांझ ने उसे मुस्कुरा कर देखा और फिर अपना सिर हाँ में हिलाकर उसे जाने की इजाज़त दी। अभी उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया बड़ी ही था कि इतिश्री ने उसे रोका और फिर एक सर्वेंट से ड्राइवर को गाड़ी तैयार करने के लिए कहा। वो सर्वेंट वहाँ से चला गया तो इतिश्री इश्क की तरफ देखते हुए बोली, "आराम से जाना।" उद्धरण चिन्ह। इश्क हल्का सा मुस्कुरा ही और फिर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद इतिश्री ने सांझ की तरफ देखा और बोली, "मुझे इश्क और अन्य दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार दिखाई देता है, दोनों एक परफेक्ट कपल बनेंगे।" उद्धरण चिन्ह। सांझ उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। इतिश्री एक बार फिर से बोली, "दीदी, बस आप जल्दी से अग्नि को फ़ोन कीजिए, मुझे शादी से 3-4 दिन पहले ही वो इंडिया चाहिए।" सांझ ने भी मुस्कुरा कर कहा, "करती हूँ कोशिश।" उद्धरण चिन्ह। रशिया में फायर बेड पर लेटा हुआ था। लीजा उसके सीने पर सिर रखकर सोई हुई थी और गहरी नींद में थी। फायर अपनी आंखें खोलकर ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। तभी साइड टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजा। उसने अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर लीजा को खुद पर से हटाकर बिस्तर से खड़ा हुआ। उसने ब्लैक लोअर पहना हुआ था। लीजा को एक नज़र देखकर उसने कॉल रिसीव किया और फिर कुछ बोलने से पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर आकर वो फ़ोन कान से लगाकर बोला, "यस बॉस।"
सामने वाले शख्स ने ऑन कॉल कहा, तुम्हें इंडिया आना होगा फायर। बात करते करते फायर सीढ़ियां उतर रहा था। वो ऑन कॉल बोला, एनी रीज़न बॉस। सामने वाला शख्स जो इस वक्त एक अंधेरे भरे कमरे में बैठा था, अपने हाथों में पकड़ा हुआ पेपरवेट टेबल पर घुमाते हुए बोला, रीज़न जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें इंडिया आना होगा और हाँ, फायर को वहीं पर छोड़कर आना होगा। अब फायर के चेहरे पर सिर्फ नाम मात्र तिरछी मुस्कुराहट आए और वो बोला, मैं फायर को यहाँ पर छोड़कर आ सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर का फायर मेरे अंदर ही रहेगा। उस शख्स ने पेपरवेट को अब टेबल पर रखा और बोला, आई लाइक इट, पर इस फायर को उसके सामने कभी मत लाना। डोंट वरी बॉस, आपसे ज़्यादा वो मेरे लिए कीमती है, उनका सामना फायर से कभी नहीं होगा, कहकर फायर ने कॉल कट कर दिया। इंडिया में अचानक ही एक कमरे की लाइट ऑन हुई और सांझ सामने की तरफ देखते हुए बोली, आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं मिस्टर स्पाइसी? मैं कब से रूम में आपका इंतजार कर रही हूँ और आप यहाँ स्टडी रूम में बैठे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहते हुए सूर्या अपनी जगह से उठा। आज भी सूर्या बिल्कुल वैसा था जैसे आज से तकरीबन 25 साल पहले था। चेहरे पर वही गुरूर, वही पर्सनैलिटी और वही गहरी आंखें। सांझ हल्का सा मुस्कुराए और फिर उसके करीब आते हुए बोली, अच्छा आप मेरा इंतजार यहाँ क्यों कर रहे थे? कहते हुए वो सूर्य के करीब आ गई थी। सूर्या ने सांझ की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने बिल्कुल करीब किया और बोला, क्योंकि आज मेरा कुछ अलग करने का मन है। जैसे कि क्या? सांझ ने उसकी गर्दन पर बाहें लपेटते हुए पूछा। अब सूर्या ने उसे कमर से थामते हुए हवा में लिफ्ट किया, जिससे सांझ के पैर उसकी कमर के आसपास लिपट गए। सूर्य उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ा जहां पर एक बहुत बड़ा टेबल था। उसने उसे उस टेबल पर बिठाया और फिर उसकी गर्दन पर झुककर उसे अपने होठों से चूमते हुए बोला, क्योंकि आज मेरा कुछ अलग ही पढ़ने का मन है, कहते हुए उसने सांझ की ड्रेस की जेब पर अपना हाथ रख दिया। सांझ सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए बोली, लेकिन हम रूम में भी तो ये सब। सूर्या उस पर थोड़ा और झुकते हुए बोला, कुछ डिफरेंट ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रश्नवाचक चिन्ह। सांझ पीछे टेबल पर झुक रही थी और सूर्या ने उस पर झुकते हुए अपने होंठ उसके होंठों पर होंठ रख दिए। रशिया में फ़ोन पर बात करने के बाद फायर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसके कदमों की आहट बिल्कुल भी नहीं होती थी, क्योंकि वो बहुत सावधानी से चलता था, उसे हमेशा से ऐसा चलने की आदत थी। तभी उसके कानों में किसी के धीरे धीरे बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर उसके कान खड़े हो गए। वो अपने कमरे की तरफ जाने की बजाय दूसरी तरफ चला गया। जैसे जैसे वो उस आवाज़ के करीब जाता जा रहा था, उसे उस शख्स की बातें साफ सुनाई देने लगी थी। डोंट वरी बॉस, आई एम ऑलवेज अराउंड हिम एंड लिसन टू हिम केयरफुली। आई विल कॉल यू as soon as I know something। आप फिक्र मत कीजिए बॉस, मैं हमेशा उनके आसपास ही रहता हूँ और उनकी बातों को ध्यान से सुनता रहता हूँ। जैसे ही मुझे कुछ पता चला मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। कोष्टक, बस आप मेरा ख्याल रखिएगा, कहते हुए वो मुस्कुरा रहा था और अचानक ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि फायर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था। फायर बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर उसे देख रहा था। उस आदमी के हाथ डर से कांपने लगे, जिसकी वजह से उसका फ़ोन नीचे गिर गया। उसका गला सूख चुका था। वो डरते हुए फायर को देख रहा था। फायर उसे देखते हुए बोला, मुझे वो कान बहुत पसंद है जो मेरी बात सुने और माने, लेकिन वो कान बिल्कुल नहीं पसंद जो मेरी बात सुनकर अपनी जुबान को काम पर लगा दे। कहते हुए उसने उस शख्स के कान पर लगा हुआ ब्लूटूथ हटाया और उस ब्लूटूथ को देखने लगा। वो शख्स डरते हुए अपने हाथ फायर के सामने जोड़ने को हुआ, लेकिन वो अपने हाथों को जोड़ता उससे पहले ही फायर ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल वो शख्स नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ दर्द से कराह रहा था। फायर के हाथों में पकड़ा हुआ वो ब्लूटूथ अब उस शख्स के कान में पूरी तरह से धंसा हुआ था। और उसके कान से खून बह रहा था। फायर उसे देखते हुए बोला, आई हेट ब्लडी डेसीवर्स चीटर्स। बोलते हुए उसकी नज़रें उस शख्स के मुंह पर थी जो चीखने की वजह से खुला हुआ था। वो शख्स दर्द से कराह रहा था, लेकिन अगले ही पल वो एकदम शांत हो गया। जब उसके हलक तक फायर का हाथ पहुंच गया, अपना पूरा हाथ फायर ने उसके मुंह के अंदर डाल रखा था और उसकी जुबान के साथ साथ उसके हलक तक को खींचकर फाड़ते हुए वो एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, जो जुबान मेरे खिलाफ जाए उसे तो ख़त्म होना ही होगा।
डॉट डॉट कहते हुए उसने अपना हाथ वापस निकाला। उस शख्स का पूरा मुंह बुरी तरह से फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नुकीला, भारी हथियार उसकी गर्दन के अंदर तक जाकर लगा हुआ, लेकिन वो हथियार फायर का हाथ था। आगे जारी है। डॉट डॉट अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। बाकी अग्नि और फायर के बारे में मत पूछना, बस वो मिस्ट्री है ही जो ज़्यादातर लोग समझ भी चुके हैं। काफ़ी दिमाग वाले रीडर्स मिले हैं मुझे ही। Just I can't control myself। रशिया में सुबह का वक्त। फायर अपने रूम में था। इस वक्त उसने एक बाथरोब पहना हुआ था। वो अभी थोड़ी देर पहले ही उठा था और फिलहाल वो अपने कमरे में ही इधर उधर घूमते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसके कानों में ब्लूटूथ लगे हुए थे और उसके हाथों में एक रेड वाइन का गिलास था। वो ऑन कॉल बोला, आई डोंट नो मुझे कितना वक्त लगेगा, लेकिन मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं रह सकता। दैट प्लेस मेक मी सिक। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ देयर, सो आई हैव टू बी हियर। सामने फ़ोन पर पारस था जो उसके इंडिया जाने के अरेंजमेंट करवा रहा था। फायर कल ही इंडिया के लिए निकल रहा था और पारस अभी से उसके आने के बारे में पूछ रहा था, लेकिन फायर खुद नहीं जानता था कि उसे वहां पर कितना वक्त लगेगा, लेकिन इतना कंफर्म था कि वो ज़्यादा देर वहां नहीं रह सकता। और बॉस, मैं आपके जाने के इंतजाम करवा देता हूं, जब भी आप वापस आना चाहे तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। डॉट डॉट फायर बोला, ओक अच्छा, ये बताओ बिजनेस कैसा चल रहा है। पारस हैरानी से बोला, बिजनेस? कैसा बिजनेस? फायर ने एक गहरी सांस ली और बोला, क्या तुम नहीं जानते मैं किस बिजनेस की बात कर रहा हूँ? पारस जल्दी से बोला, सॉरी सर। डॉट आप उस बारे में कम ही पूछते हैं तो मुझे खुद याद नहीं रहता। बाय द वे, बिजनेस में सब कुछ परफेक्ट है, बस ऑफिस में अग्नि सिंह राठौर का इंतजार है। वेल, अग्नि का इंतजार किसको नहीं होगा, पर अग्नि को आदत नहीं किसी की चाहत पूरी करने की, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। पारस मुस्कुराया और बोला, इसलिए तो अग्नि सिंह राठौर की बात ही अलग है। अभी फायर ने फ़ोन काट कर टेबल पर ही रखा था कि उसे अपने कंधों पर किसी के हाथ महसूस हुए। उसने वाइन के गिलास को अपने होठों से लगाया और ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ फील ही ना हुआ हो। लीज़ा उसके सामने आए और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, काफ़ी टायर्ड लग रहे हो, कहो तो थोड़ा रिलैक्स करवा दूं। उद्धरण चिन्ह। वाइन को ख़त्म करते हुए फायर ने लीज़ा की तरफ देखा और बोला, आई वॉन्ट टू रिलैक्स बट नॉट विथ यू, प्लीज़ गेट मी समवन एल्स। डॉट डॉट उसकी बात सुनकर लीज़ा ने उसकी तरफ देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर चली गई। फायर बार टेबल की तरफ गया और एक बार फिर से अपने लिए वाइन ड्रिंक बनाने लगा। लीज़ा बाहर आई तो उसे विलियम मिला। विलियम को देखते हुए वो जल्दी से जाकर उसके गले लगी और फिर उससे अलग होते हुए बोली, आप यहाँ डैड। उद्धरण चिन्ह। विलियम ने किस के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, यस माई गर्ल, आई हैव टू मीट फायर। कल वो इंडिया जा रहा है, इसलिए आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग विथ हिम। फायर के इंडिया जाने की बात सुनकर लीज़ा हैरान रह गई। विलियम उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, इसलिए वो जल्दी से नॉर्मल होकर बोली, आई गेस इसीलिए आय का मूड खराब है क्योंकि वो इंडिया जाना नहीं चाहता। उसका मूड खराब है? विलियम ने हैरानी से पूछा। लीज़ा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। विलियम मुस्कुराया और बोला, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? गो एंड मेक हिम फील बेटर। डॉट विलियम की बात सुनकर लीज़ा हल्का सा मुंह बनाकर बोली, बट ही डोंट वॉन्ट मी नाउ, ही वॉन्ट्स समवन एल्स। विलियम हंसा और बोला, देन गो एंड डू द अरेंजमेंट्स, आई विल मीट हिम लेटर। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। लीज़ा उसे जाते हुए देख रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, आई विल फुलफिल हिज ऑल नीड डैड, बीटी आई कांट टॉलरेट कि कोई उसके दिल के करीब आए। आई नो हमारे माफिया वर्ल्ड में ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, बट फॉर मी इट्स डू मैटर व्हेन इट कम्स टू फायर। ही इज़ ओनली माइन। बाथरोब पहने अभी भी फायर काउच पर बैठा वाइन पी रहा था। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। कुछ देर बाद लीज़ा वहाँ पर आई। उसके साथ एक लड़की थी जिसने ब्लैक कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। दिखने में वो काफ़ी खूबसूरत भी थी और बोल्ड भी। लीज़ा उसको लेकर अंदर आई। डॉट फायर ने नज़रें उठाकर एक पल के लिए लीज़ा को देखा और फिर उसके साथ खड़ी लड़की को। लीज़ा उसके पास आए और उस पर झुककर उसके गाल को चूमते हुए बोली, आई गेस यू लाइक हर।
इतना कहकर वो उसके ऊपर से हटी और फिर हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चली गई। जाते जाते उसने दरवाजा भी बंद कर दिया। उसके जाने के बाद उस लड़की ने बड़ी ही सडक्टिव नज़रों से फायर को देखा। फायर उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। उस लड़की ने उसकी नज़रें खुद पर पाकर अपने कंधे पर अपना हाथ रख अपनी ड्रेस को थोड़ा नीचे सरका दिया। फायर सिगरेट पीता हुआ उसके पास आया और सिगरेट को नीचे फेंककर अपने पैरों से मसल दिया। वो लड़की अभी भी अपनी मदहोश नज़रों से फायर को देख रही थी। फायर ने उसकी गर्दन पर झुककर उसके कंधे को चूमा और फिर उसे कंधे पर उठाकर बेड की तरफ लेकर आया। बेड पर आकर उसने उस लड़की के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और पूरी तरह से उस पर झुक गया। उस लड़की ने भी अपनी बाहें उसकी पीठ पर लपेट दी थी। इंडिया में सुबह का वक्त। इश्क सुबह सुबह उठी। वैसे तो अनाथ आश्रम में सभी 7 बजे के बाद ही उठते थे, लेकिन इश्क की आंख 5 बजे ही खुल जाती थी। वो अपने बिस्तर से उठी और फिर नहाकर बाहर आए। बाहर हाल में ही सारे बच्चे लाइन बनाकर सोए हुए थे और दूसरी तरफ कुछ बूढ़े भी थे जिनमें औरत और आदमी दोनों शामिल थे। उसने अपनी नज़र पूरे आश्रम में डाली। वो आश्रम बेहद खूबसूरत था क्योंकि आश्रम की हर एक चीज़ सांझ, कायनात, जीविका और इतिश्री सब ने मिलकर सजाई थी। इश्क किचन में आई और सबके लिए चाय बनाने लगी, लेकिन अभी उसने गैस ऑन किया ही था कि अचानक से एक ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते पूरी किचन आग से भर गई। आगे जारी है। 7 ब्लास्ट। इश्क नहाकर अपने कमरे से बाहर निकली और किचन में आकर सबके लिए चाय बनाने लगी, लेकिन अभी उसने गैस ऑन किया ही था कि अचानक से एक ब्लास्ट हुआ। ... और देखते ही देखते पूरी किचन आग से भर गई। पूरी किचन देखते ही देखते जलकर राख हो चुकी थी। आश्रम के सभी लोग एक तरफ खड़े थे। बच्चे बूढ़े सभी डर से सहमे हुए थे। आग बुझाने के लिए कुछ गार्ड्स फायर एक्सटिंग्विशर्स से आग बुझाने का काम कर रहे थे और इश्क डरी सहमी हुई अन्य के गले से लगकर खड़ी थी। जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उसी वक्त इश्क का हाथ पकड़कर किसी ने उसे पीछे खींचा और फिर अपनी बाहों में समेट कर तेजी से किचन से बाहर निकला। वो और कोई नहीं, अन्य सिंह राठौर था। इश्क डर से कांप रही थी। अगर अन्य उसे बाहर नहीं निकालता तो वो भी जलकर राख हो जाती। उसने अन्य को बहुत ही ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था और अन्य ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा हुआ था और उसकी उंगलियां हल्की हल्की हलचल कर रही थी। वो अपने होठों को अपने दांतों के नीचे दबाते हुए खुद के एक्सप्रेशन को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी गहरी नज़रें इश्क के चेहरे से होती हुई उसकी गर्दन पर जा रही थी और फिर उसकी क्लीवेज पर, जो गहरी गहरी सांसों की वजह से बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने इश्क के गाल पर अपना हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और उसे देखते हुए बड़ी ही फिक्र और प्यार से बोला, तुम ठीक तो हो ना इश्क? इश्क ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आज उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है अगर अन्य आखिरी वक्त पर नहीं आता तो। उसने एक बार फिर से अन्य को कसकर पकड़ लिया और उसके सीने से लगी रोने लगी। अन्य ने एक बार फिर से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ... उसकी बात सुनकर इश्क बस उसे देखती रही। तभी एक बुजुर्ग औरत ने आकर, जो कि उस आश्रम का ज्यादातर काम संभालती थी, उसने अन्य से इश्क को अंदर लेकर जाने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर अन्य को ऐसा लगा जैसे उसकी कोई तलब पूरी हो गई हो। उसने जल्दी से इश्क को अपनी गोद में उठाया और फिर उसे अपने कमरे में ले गया। इश्क ने भी अपने हाथ उसके सीने पर रखे हुए थे। वो इस वक्त अपनी सेंस में ही नहीं थी। डर उस पर अभी भी हावी था। अन्य उसे लेकर अंदर आया और फिर उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर झुक गया तो इश्क थोड़ा कसमसा गई। अन्य उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ इश्क? तुम अभी भी क्यों डर रही हो? सब कुछ ठीक हो चुका है, कहते हुए अन्य के हाथ उसके कंधे पर चल रहे थे। इश्क अभी भी चुप थी। अन्य का इतना ज्यादा उसके करीब होना और अभी कुछ देर पहले जो कुछ हुआ वो बोलने की हालत में थी ही। अन्य उसके और करीब आना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई बहाना नहीं था। पर अचानक ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। इश्क का डर उसे अपना हथियार लगने लगा। वो बेड पर बैठा और फिर इश्क को थोड़ा सा उठाकर खुद अच्छी तरह से बैठते हुए उसने उसे अपनी गोद में बिठा लिया तो इश्क एकदम से हैरान रह गई। वो उसे देखते हुए बोली,
आप यहाँ पर रुकेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बाहर सब। अन्य ने उसके होठों पर उंगली रखी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है इश्क, मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करती हो और इस हालत में मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने वाला। इश्क उसकी आंखों में अपने लिए प्यार महसूस कर रही थी। वहीं अन्य की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने इश्क की कमर पर अपना हाथ रख हल्का सा दबाया और उसके चेहरे को अपने सीने से लगा लिया। अंडरस्को रशिया में दोपहर के 3 बजे विलियम मीटिंग रूम में फायर का इंतजार कर रहा था और फायर अपने रूम में था। उसका फिलहाल किसी से भी मिलने का मन नहीं था। कल रात उसके साथ जो लड़की थी अभी थोड़ी देर पहले ही उसके रूम से बाहर गई थी। इस वक्त वो अपने बेड पर आराम से बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। उसका फ़ोन बजा तो उसका मन अपने फ़ोन की तरफ देखने का भी नहीं था, लेकिन फिर उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा और बॉस नाम फ्लैश होते हुए देख उसने फ़ोन रिसीव किया। सामने से अभी तक कोई आवाज़ नहीं आई, बस शांति थी। फायर ने भी कुछ नहीं कहा, बस कान को अपने कान से लगाकर आराम से बैठा रहा। अपने हाथों में जलती हुई सिगरेट उसने एस्ट्रे में रखकर बुझा दी थी। इंडिया में राठौर मैंशन। सूर्या बिल्कुल शांत होकर खड़ा था और उसके सामने खड़ी थी सांझ जिसके कान पर फ़ोन लगा हुआ था। उसने सूर्या को अग्नि को फ़ोन लगाने के लिए कहा था, लेकिन वो अग्नि से कोई बात करता उससे पहले ही सांझ ने उससे फ़ोन छीन लिया था। लेकिन अब ना ही वो फ़ोन पर कुछ बोल रही थी और ना ही सामने से कोई आवाज़ आ रही थी। वो बेहद गुस्से में थी और अब वो शांत बिल्कुल नहीं रह पा रही थी। वो ऑन कॉल बोली, अगर तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है तो तुमने कॉल रिसीव ही क्यों किया? इससे अच्छा तो नहीं करते। मम्मा, सामने से एक शांत आवाज़ और सांझ ने मुंह बनाया। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वो ऑन कॉल ही बोली, क्या मम्मा? हाँ। अपनी मम्मा की कोई फिक्र भी है तुम्हें, या सिर्फ मैं कहने के लिए तुम्हारी मम्मा हूँ? तरस गई हूँ मैं तुम्हें देखने के लिए, लेकिन तुम्हें तो अपनी मम्मा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। पिछले 15 सालों से तुम मुझसे दूर हो। जब भी बुलाती हूँ तो बिजनेस का बहाना बनाकर मना कर देते हो। तुम्हें तुम्हारा बिजनेस तुम्हारी मम्मा से भी ज़्यादा प्यारा है क्या? आई लव यू मम्मा। सामने से बस इतना सा कहा गया और सांझ एकदम से ढीली हो गई। उसका गुस्सा और मायूसी से भरा चेहरा एकदम से खिल गया। आंखों की नमी होठों की मुस्कुराहट में बदल गई। आई लव योर टू बच्चे, प्लीज़ अब तो मम्मा से मिलने आ जाओ, उसने प्यार से कहा। सामने से अग्नि बोला, मैं आ रहा हूँ मम्मा। उद्धरण चिन्ह। सच? सांझ ने हैरानी से पूछा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। बस गहरी शांति थी। कुछ देर बाद आवाज़ आई, मेरी एक बिजनेस मीटिंग है मम्मा, मैं बाद में बात करूँगा, कहकर अग्नि ने फ़ोन काट दिया। लेकिन सांझ को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो चहक कर सूर्या की तरफ देखते हुए बोली, हमारा बच्चा सच में आएगा ना? सूर्या उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, जरूर आएगा, हमारा बच्चा वापस जरूर आएगा। कहते हुए वो उसके सिर को सहला रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो मन ही मन बोला, बस उम्मीद है कि हमारा बच्चा वापस आए, वो नहीं जिसके लिए तुमने अपने बच्चों को खुद से 15 साल दूर रखा है। कहते हुए वो अतीत की याद में खो गया। करीबन 14 साल पहले। उस वक्त अग्नि करीबन 10 साल का था। एक दिन घर के गार्डन में अग्नि, अमायरा, वैदेही और अन्य चारों खेल रहे थे। घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं जिनके साथ कुछ बच्चे भी शामिल थे। एक लड़का जो तकरीबन 16-17 साल का था, उसका नाम अमित रायचंद था। खेलते वक्त उसकी नज़रें अमायरा पर चल रही थी। वो बहुत ही बेहुदा नज़रों से अमायरा को देख रहा था। अचानक ही घर में एकदम से अंधेरा छा गया, शायद कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ था। अग्नि ने जल्दी से अमायरा को आवाज़ लगाई ताकि वो उसके पास जा सके, क्योंकि अमायरा अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरती थी। आगे जारी है। अग्नि की हैवानियत। करीबन 14 साल पहले राठौर मैंशन में एक दिन मेहमान आए हुए थे जिनके साथ एक बच्चा भी शामिल था। अमायरा, अन्य वैदेही और अग्नि के साथ वो बच्चा अमित रायचंद भी वही गार्डन में खेल रहा था कि तभी अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली गई। शायद कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ था।
अंधेरा होते ही अग्नि ने अमायरा को आवाज़ लगाई क्योंकि अमायरा अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन उसकी आवाज़ लगाने पर भी अमायरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो अग्नि को उसकी फिक्र होने लगी। तभी कुछ पलों बाद ही एकदम से रोशनी हुई। शायद गार्ड्स ने इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ठीक कर दिया था। मुश्किल से 2 मिनट ही वहां पर अंधेरा रहा होगा, लेकिन इतने में ही अग्नि अमायरा को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा था। लाइट आते ही उसने अमायरा को ढूंढना शुरू किया, लेकिन अब अमायरा वहां पर नहीं थी। अग्नि की सांसें तेज होने लगी। उसने वैदेही की तरफ देखा जो अन्य के साथ खड़ी थी। वो उसे देखते हुए बोला, अमायरा कहाँ है? वैदेही मासूमियत भरी आवाज में बोली, मुझे नहीं पता भाई। उद्धरण चिन्ह। अब अग्नि ने अन्य की तरफ देखा और बोला, तुम्हें पता है क्या अमायरा कहाँ गई? लेकिन अन्य ने भी अपना सिर ना में हिलाया और फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो उसकी? यहीं कहीं होगी, खेल रही होगी। अभी उसने इतना ही कहा था कि अग्नि ने गुस्से से उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया और बोला, यू शट अप। अन्य बस उसे देखता रहा। अग्नि ने अब जल्दी से अमायरा को ढूंढना शुरू कर दिया था। अंदर जाने की बजाय वो बाहर की तरफ ही उसे ढूंढ रहा था। तभी उसने ध्यान दिया कि अमित रायचंद भी वहां पर मौजूद नहीं है। उसे पहले ही अमित अच्छा नहीं लग रहा था। वो अमायरा पर उसकी नज़रें महसूस कर सकता था। अब वो और भी ज़्यादा जल्दी से उसे ढूंढने लगा। उसे इस तरह से बेचैन होते देख गार्ड्स ने उससे पूछा तो उसने गार्ड्स को भी कुछ नहीं कहा, बस खुद ही उसे ढूंढता रहा। अमायरा को ढूंढते ढूंढते ही वो बैकयार्ड की तरफ आया तो उसे एक जगह से दबी दबी आवाज़ आने लगी। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से उस तरफ दौड़ा जहां से उसे आवाज़ आ रही थी। वहां पर आकर उसने देखा कि अमायरा नीचे जमीन पर लेटी हुई थी और अमित उसके ऊपर झुका हुआ था। अमायरा उसे देखते हुए रो रही थी और बोल रही थी कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ वो ऐसा ना करे। लेकिन अमित ने अपने एक हाथ से उसके मुंह को दबा रखा था और उसे गुस्से से देखते हो बोल रहा था, मैंने कहा ना तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं बस एक जादू करूंगा और इस जादू में तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके ये कहते ही इससे पहले कि वो कुछ और करता, अग्नि जोर से चिल्लाया। उसकी चीख इतनी ज़्यादा तेज थी कि ना सिर्फ बैकयार्ड बल्कि पूरा राठौर मैंशन ही एकदम कांप उठा। उसकी चीज़ अंदर बैठे सांझ और सूर्या के साथ मौजूद वहां पर हर एक शख्स को सुनाई दी। अग्नि की आवाज़ को महसूस कर ही सांझ का दिल बुरी तरह से कांपने लगा था। उसके हाथों में पकड़ी हुई चाय का कप गिर गया और वो जल्दी से बाहर की तरफ भागी। वो बाहर खड़े गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, अग्नि कहाँ है? गार्ड ने पीछे बैकयार्ड की तरफ इशारा कर दिया। सांझ और सूर्या के साथ साथ बाकी सब भी बैकयार्ड की तरफ भागे। जैसे जैसे वो बैकयार्ड की तरफ पहुंच रहे थे वैसे वैसे उन्हें एक चीख सुनाई दे रही थी। शायद वो किसी के दर्द में कराहने की आवाज़ थी जो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भयंकर होती जा रही थी। सांझ और सूर्या दोनों का गला सूखने लगा था। हर कोई वहां पर डर से कांप रहा था, लेकिन जैसे ही वो दोनों बैकयार्ड पहुंचे अचानक ही वो आवाज़ आना बंद हो गई। वो दोनों भी वहां बैकयार्ड पहुंचते ही सामने की तरफ देखकर एकदम से सुन्न रह गए। सामने अमायरा रोती हुई खड़ी थी। नीचे जमीन पर अमित रायचंद गिरा हुआ था और उसका सिर बुरी तरह से फटा हुआ था। अग्नि के हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर था जो वो अभी भी अमित के सिर पर मार रहा था। उसने उसे इतना ज़्यादा मारा था कि अब उसके सिर की जगह सिर्फ मांस के चिथड़े और खून ही खून नजर आ रहा था। सांझ अपने होठों पर अपना हाथ रख बुरी तरह से कांपने लगी। सूर्या जल्दी से अग्नि की तरफ भागा और उसके हाथों से वो पत्थर लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन आज सूर्या भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अग्नि पर तो जैसे कोई भूत सवार था। वो लगातार अमित को मार रहा था और चीखे जा रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छून? एक ही जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। अपने बेटे की इतनी बुरी हालत देखकर अमित राजवंश के माँ बाप भी एकदम से डॉक्टर रह गए। वह जल्दी से अमित की तरफ बढ़े, लेकिन तब तक अमित खत्म हो चुका था। उन्होंने अग्नि की तरफ देखा जो अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा था। अग्नि को अमित से दूर करना बेहद मुश्किल हो चुका था। अग्नि आग की तरह जल रहा था जो सब कुछ भस्म कर दे। सूर्या, जीवन और मृत्यु तीनों ने मिलकर अग्नि को पीछे किया, लेकिन उन तीनों ने भी आज तक इतना जोर कभी नहीं लगाया था। अग्नि को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था।
अमित के माँ बाप उसके पास बैठे रो रहे थे और अग्नि अभी भी गुस्से से अमित की तरफ देख रहा था। सूर्या ने अग्नि के एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे घूरते हुए बोला, ये तुमने क्या किया है अग्नि? उद्धरण चिन्ह। अग्नि ने अपनी आग से बहती नजरें सूर्या की तरफ उठाए और गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेता हुआ बोला, ऐसे ही करूंगा, अगर किसी ने मेरी बहन को छूने की कोशिश भी की तो मैं ऐसे ही करूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। कहते हुए वो बुरी तरह से कांप रहा था और उसने अपने जबड़े भी बुरी तरह से कस रखे थे। अग्नि का ऐसा रूप देखकर अब सांझ और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। उसे गिरते हुए देख इतिश्री और जीविका ने उसे संभाला। सूर्या अग्नि को देखते हुए एकदम पत्थर हो चुका था। उसे जिस बात का डर था वही बात हो रही थी। अपने बच्चे के अंदर वो अपनी झलक भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन वह जब देख रहा था वो उसकी शख्सियत से भी ज्यादा भयंकर चीज थी जो वो कभी नहीं देखना चाहता था, और सांझ तो बिल्कुल भी नहीं। अग्नि इस वक्त इतना ज्यादा भयंकर लग रहा था कि अमायरा और वैदेही भी उसे देख तक नहीं पा रही थी, जबकि अन्य एकटक उसे देख रहा था। कुछ देर बाद राठौर मैंशन। सांझ बिस्तर पर बेहोश लेटी हुई थी। डॉक्टर काफी पहले ही उसका ट्रीटमेंट करके जा चुके थे। सूर्या कमरे में नहीं था, वो अमायरा के साथ उसके कमरे में था, क्योंकि अमायरा बहुत ज्यादा डर रही थी और जब भी वह बहुत ज्यादा डरती थी तो सिर्फ सूर्या ही उसे संभालता था। अग्नि अपने कमरे में था। सूर्या ने उसे अपने कमरे में बंद कर रखा था क्योंकि इस वक्त उसे उसका और कुछ इलाज समझ नहीं आ रहा था। अग्नि कमरे में दीवार से लग कर बैठा था और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके सामने बार बार अमायरा का चेहरा आ रहा था और फिर उसके बाद अमित रायचंद का। उसे याद कर उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगता। तभी उसने अपनी आंखें बंद की और सांझ का चेहरा उसके सामने आया। सांझ जिस तरह से बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिरी थी वो उसे भी भूल नहीं पा रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर दरवाजे के पास गया। दरवाजा बाहर से बंद था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर पीछे की तरफ हटा और बड़ी ही तेजी से सीधा दरवाजे के अंदर जाकर लगा। वो दरवाजा झट से खुल गया। वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। आगे जारी है। च9। अग्नि का गुस्सा। दरवाजा तोड़कर अग्नि अपने कमरे से बाहर आ चुका था और कमरे से बाहर आते ही वो सांझ और सूर्य के कमरे की तरफ बढ़ा, क्योंकि इस वक्त फिलहाल उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसे बस सांझ से मिलना था जो उस वक्त बेहोश हो गई थी। वो एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए सांझ के कमरे में आया और फिर दरवाजा खुला होने की वजह से सीधा उसके बेड तक आ गया। शायद दरवाजा बंद भी होता तो उसे खोलना आज उसके लिए मुश्किल नहीं होता। सांझ अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर उसका चेकअप करके जा चुके थे, लेकिन फिलहाल उसे होश नहीं आया था। वो आकर सांझ के पास बैठा और उसके माथे पर अपना हाथ रखकर उसके सिर को सहलाने लगा। उसके हाथ की छुअन खुद के माथे पर महसूस कर सांझ एक झटके से उठी और फिर अग्नि को अपने सामने देखकर एकदम से कांप गई। हालांकि अग्नि उस वक्त तक 10-11 साल का बच्चा था, लेकिन सांझ जिस तरह से उससे डर रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सामने एक काफी उम्रदराज शख्स हो। वो बुरी तरह से कांपने लगी थी। उसे अभी भी अग्नि में वही अग्नि दिखाई दे रहा था जो कुछ देर पहले एक लड़के को बुरी तरह से मार रहा था, वो भी उसे जो पहले से ही मर चुका था। सांझ का गला सूखने लगा और वो बुरी तरह से कांपते हुए अग्नि की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसे खुद के करीब आने से रोकने लगी। अग्नि उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसकी तरफ बढ़ा तो सांझ अब चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर अमायरा के कमरे में बैठा हुआ सूर्य एकदम से उठा। उसने जल्दी से अमायरा को बिस्तर पर लिटाया और फिर खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अग्नि सांझ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम आप मुझसे डर क्यों रही हैं? मैं हूं आपका अग्नि, आप किस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है? दूर हो जाओ मुझसे, तुम मेरे अग्नि नहीं हो, तुम एक मर्डरर हो, मर्डरर। तुम मेरे बच्चे नहीं हो सकते, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, सांझ उसे देखकर चिल्लाते हुए बोली। उसके मुंह से अपने लिए मर्डरर सुनकर अग्नि का एक्सप्रेशनलेस चेहरा अब गुस्से में कांपने लगा। वो सांझ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम प्लीज़ मुझे ये सब कहना बंद कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। मैं कहूँगी क्योंकि तुम सच में एक मर्डरर हो। आई हेट यू अग्नि, आई हेट यू।
मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, सांझ उसे देखते हुए बोल रही थी और उसका यूं खुद को हेट यू बोलना अग्नि को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एक बार फिर से उसके करीब जाने की कोशिश करने लगा ही था कि किसी ने उसे पीछे की तरफ खींचा। पीछे और कोई नहीं, सूर्या ही था। उसने अग्नि को गुस्से से देखा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें तुम्हारे कमरे में बंद किया था ना, तो तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं क्यों नहीं आ सकता यहाँ पर? ये मेरी मॉम का कमरा है तो मैं उनके पास क्यों नहीं आ सकता? अग्नि ने भी गुस्से से जवाब दिया और उसका गुस्सा देखकर सूर्या एकदम हैरान रह गया। अभी अभी उसने कुछ देर पहले एक लड़के को मार दिया और अब उसका इस तरह से रिएक्शन सूर्या का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। उसने सोचा था शायद अग्नि को पछतावा होगा, लेकिन अग्नि को पछतावा तो दूर, उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उसने सांझ की तरफ देखा जो अभी भी डर रही थी। अब उसने अग्नि का हाथ पकड़ा और फिर उसे खींचते हुए कमरे से बाहर लेकर जाने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो अग्नि को खींच रहा था वैसे वैसे अग्नि का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़वा लिया और सूर्या की तरफ देखते हुए बोला, आप मेरे साथ इस तरह से पेश नहीं आ सकते डैड। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आप लोग मुझे मर्डरर बुलाए। अगर कोई मेरी बहन के साथ गलत करेगा तो मैं उसके साथ ऐसा ही करूँगा। चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो और मुझे ये सब कितनी ही बार क्यों ना करना पड़े। आई प्रोटेक्ट माई सिस्टर ऑलवेज। कहते हुए अग्नि के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम सख्त थे। सूर्या ने अब उसके हाथों को प्यार से पकड़ा फिर और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया तो अग्नि का गुस्से से कांपता हुआ चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। सूर्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ किया उसके पीछे तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं थी बेटा, लेकिन तुमने जो किया वो गलत था। तुम ऐसे ही किसी की जान नहीं ले सकते। ले सकता हूँ डैड, बिल्कुल ले सकता हूँ। अगर कोई सामने वाला मुझे परेशान करेगा तो मैं ऐसे ही करूँगा, अग्नि ने एकदम जिद्दी होते हुए कहा था। सूर्या अब और कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि वो जानता था कि अग्नि उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। वो उसे देखता हुए बोला, ठीक है तुम्हें जैसा सही लगा तुमने किया, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम अपनी मॉम के पास नहीं जाओगे क्योंकि वो थोड़ी परेशान है। जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं खुद तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अग्नि कुछ पल उसे देखता रहा और फिर बोला, ठीक है लेकिन मैं मॉम के बिना नहीं रह सकता, तो उनको बोलो कि जल्दी से ठीक हो जाए। कहकर वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग गया। सूर्या उसके जाने के बाद सांझ के पास आया जहां पर इतिश्री उसे संभाल रही थे। जीवन और मृत्यु पहले ही बिजी थे क्योंकि वो लोग अमित रायचंद के मॉम डैड को संभाल रहे थे। अपने बेटे को तो वो लोग खो चुके थे, लेकिन अब इस बात को वो मीडिया और पूरे मुंबई शहर में फैलाने की बात कर रहे थे। लेकिन सूर्या अपने बेटे पर कोई आंच नहीं आने दे सकता था, इसलिए उसने जीवन और मृत्यु को ये सब मामला रफा दफा करने के लिए कह दिया था। सूर्या के कमरे में आने के इतिश्री वहां से चली गई तो सांझ जल्दी से सूर्या के पास आए और उसके सीने से लगकर रोने लगी। आज उसने जो देखा था वो वैसा बिल्कुल कभी नहीं देखना चाहती थी। अपनी प्रेगनेंसी के टाइम से ही उसे यही डर था और आज उसका हर एक डर उसे सच होता दिखाई दे रहा था। सूर्य ने उसे चुप करवाया और फिर उसे एक बार फिर से सुला दिया था, लेकिन ये सोना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। चट एंड हॉटनेस। रशिया। द एक्स नाइट क्लब। पूरा क्लब खचाखच भरा हुआ था। हर जगह शराब के नशे में डूबे हुए लोग अपनी जगह पर खड़े हुए थिरक रहे थे और बार काउंटर पर लोग शराब पी कम रहे थे और एक दूसरे पर गिरा ज्यादा रहे थे। कुछ लड़के वहां चेयर पर बैठे थे जिनके आसपास लड़कियां खड़ी हुई उन पर ही झुकी हुई थी। वहीं एक शख्स क्लब में एंटर हुआ जिसके पीछे एक आदमी और था। वो शख्स कोई और नहीं फायर था और फायर के साथ पारस था। दोनों क्लब के अंदर आए और पारस सामने की तरफ देखते हुए बोला, बॉस क्या आपको सच में लगता है जो आप सोच रहे हैं वही होगा? फायर मुस्कुराया और बोला, जो होता है वो फायर के हिसाब से ही होता है और जो फायर के हिसाब से ना हो उसका बस हिसाब होता है। कहकर फायर के चेहरे पर वो तिरछी मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। वो दोनों अंदर आ गए और सीधा बार काउंटर की तरफ आए। इस वक्त दोनों की लुक बिल्कुल सिंपल थी। फायर ने भी खुद को नॉर्मल ही रखा हुआ था। उसने एक ब्लैक कलर की शर्ट नीचे डेनिम जीन्स पहनी हुई थी।
शर्ट के ऊपरी 3 बटन खुले थे जिसमें से उसकी ब्रॉड चेस्ट साफ दिखाई दे रही थी। एक्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो था लेकिन फिर भी फायर की चेस्ट पर पसीना देखा जा सकता था। काउंटर पर आकर वो चेयर पर बैठा तो एक लड़की उसके करीब आए और उसकी तरफ देखते हुए बोली, "यू लुकिंग हॉट।" फायर ने उस लड़की के सिर के पीछे अपना हाथ रखा और फिर उसे अपने करीब खींचते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, "बट दिस हॉटनेस इज नॉट फॉर यू। बट आई वॉन्ट यू।" उस लड़की ने भी फायर की गर्दन पर अपने होंठ रख कर कहा और बहुत ज़्यादा सैडिक्टिव नज़रों से उसे देखा। फायर ने मुस्कुराते हुए काउंटर पर रखा वाइन का शॉट लिया और उसकी गर्दन पर गिराकर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे लिक करके बोला, "यू डोंट हैव द टेस्ट, नाउ गेट लॉस्ट।" कहकर उसने खाली गिलास को नीचे फेंक दिया। उस लड़की ने हल्का सा मुंह बनाया और फिर वहां से चली गई। पारस जो सामने ही बैठा था वो फायर की तरफ देखते हुए बोला, "आर यू श्योर बॉस, ये वो नहीं है?" फायर तिरछा मुस्कुराया और फिर एक और वाइन का शॉट उठाते हुए बोला, "फायर की आंखें इंसान से ज़्यादा उसकी सोच देखती है और इसकी सोच चंद सिक्कों तक की है, इससे ज़्यादा नहीं। और मुझे उसकी तलाश है जो फायर को खरीदना चाहती है। पारस उसकी बात का मतलब समझकर मुस्कुराया और बोला, "बॉस यू ऑलवेज प्रूव व्हाई यू आर फायर।" उसकी बात सुनकर फायर मुस्कुराया और फिर अपने हाथों में पूरी वाइन की बोतल उठाकर अपने होठों से लगाता हुआ थोड़ा आगे की तरफ आया जहां पर कुछ लोग डांस कर रहे थे। बोतल को मुंह से लगाए हुए वो स्टेज पर हल्का हल्का डांस कर रहा था लेकिन उसके कदमों से ज़्यादा उसकी नज़रें घूम रही थी। कुछ देर बाद एक लड़की ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर बड़ी अदा से खुद को उसके सामने थोड़ा रिवील करते हुए उस पर झुकी और बोली, "डोंट यू हैव एनी पार्टनर?" प्रश्नवाचक चिन्ह। फायर मुस्कुराया और बोला, "आई डोंट बिलीव इन पार्टनरशिप। आई प्रेफर वन टाइम डील। हैव फन एंड जस्ट फॉरगेट।" फायर की बात सुनकर उस लड़की के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना दूसरा हाथ भी उसके कंधे पर रखा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, "तब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे भी एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता।" कहते हुए उसके चेहरे पर एक सैडिक्टिव स्माइल थी। फायर ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और फिर उसे अपने करीब खींच लिया। उस लड़की ने भी खुद को फायर की बाहों में बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। अगले ही पल फायर में उसे अपनी गोद में उठाया और सामने कॉरिडोर का बड़ी ही तरफ लेकर बढ़ गया। अब वो लड़की कॉरिडोर में दीवार से लगकर खड़ी थी और फायर पूरी तरह से उस पर झुका हुआ उसकी गर्दन को चूम रहा था। वो लड़की भी उसकी गर्दन पर अपने होठों से चूम रही थी और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बेसब्र लग रहे थे। कुछ देर बाद दोनों के चेहरे एक दूसरे के आमने सामने हुए और अगले ही पल फायर ने उस लड़की के होठों पर अपने होंठ रखे और उसे फ्रेंच किस करने लगा। उसके हाथ उस लड़की की पीठ पर थे और उसे लड़की ने भी अपने हाथ फायर की चेस्ट पर रखे हुए थे। कुछ देर बाद फायर ने उस लड़की के होंठों को छोड़ा और फिर गहरी गहरी सांस से लेता हुआ उसे देखने लगा। वो लड़की भी गहरी गहरी सांसें लेते हुए फायर की आंखों में देखते हुए बोली, "आई थिंक वी शुड गेट इन रूम।" उसे लड़की की बात सुनकर फायर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अगले ही पल उसने उसे एक बार फिर से अपनी गोद में उठा लिया। उस लड़की के पैरों में पहनी हुई हील्स वहीं जमीन पर बारी बारी से गिरी और फायर उस लड़की को अपनी गोद में उठाए ऊपर टॉप फ्लोर पर बने हुए लग्जरी रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में आकर उसने उसे लड़की को बेड पर पटका और फिर उसे देखते हुए बोला, "आर यू श्योर?" "आई एम डैम श्योर," उसे लड़की ने सैडिक्टिव वे में मुस्कुरा कर कहा तो फायर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसे पर झुक गया। करीबन 2 घंटे बाद फायर तकिए पर अपना सिर रख कर लेटा हुआ था और वो लड़की भी उसकी बगल में लेटी हुई थी। फायर की आंखें बंद थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि शायद वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। उसे सोते हुए देखकर उस लड़की के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई लेकिन अगले ही पल वो स्माइल एक डेंजरस स्माइल में बदल गई। वो अपनी जगह से उठी और कमरे में चारों तरफ अपनी नज़र घुमाने लगी। तभी उस साइड स्टैंड पर कुछ नजर आया। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और फिर साइड स्टैंड के पास आकर उस पर रखा हुआ फायर का वॉलेट उठाकर उसे देखने लगी। उसने उस वॉलेट को खोला तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उस वॉलेट में एक छोटी सी चिप थी।
उस चिप को बाहर निकालकर वो लड़की उसे देखते हुए तीखा मुस्कुराए और बोली, नाउ आई हैव ऑल द सीक्रेट्स। बोलकर उसने फायर की तरफ देखा जो अभी भी सुकून से सोया हुआ था। उसे देखते हुए वो मन ही मन बोली, अब रशिया पर मेरे डेविल का राज होगा एंड तुम मरोगे। कहते वक्त उसका चेहरा काफ़ी डेंजरस हो चुका था। उसने सर्विस रूम में फ़ोन करके ब्रेकफास्ट मंगवाया और फिर वॉशरूम की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में ताज होटल, मुंबई। होटल के बाहर आकर एक गाड़ी रुकी। उसे गाड़ी में बैठी हुई इश्क थोड़ा सहमे हुए बाहर आए। ये गाड़ी अन्य ने उसके लिए भिजवाई थी। वो पहली बार किसी ऐसे लग्जरियस होटल में आ रही थी। हालांकि वो तो आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अन्य ने उसे जिद करके बुलाया था। वो शादी के बारे में उससे कुछ बात करना चाहता था। इश्क ने उसे कहीं और मिलने के लिए कहा, उसे आश्रम आने के लिए भी कहा, लेकिन अन्य अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसने उसे होटल में ही आने के लिए कहा तो इश्क भी ज़्यादा मना नहीं कर पाए। बढ़ती हुई धड़कनों के साथ वो होटल के अंदर आई तो रिसेप्शनिस्ट के पूछने पर रिसेप्शनिस्ट ने उसे खुद रूम के बाहर ड्रॉप किया। इस वक्त वो उस होटल के टॉप फ्लोर पर बने हुए सबसे लग्जरियस रूम के बाहर खड़ी थी। उसकी सांसें तेजी से बढ़ी हुई थी और वही अंदर सोफे पर बैठा अन्य सामने टेबल पर रखी हुई ड्रिंक की तरफ देख रहा था जो उसने अभी अभी स्पाइक की थी। आगे जारी है। इंस्टा@ काजल _अनेजा _राइट्स। वैसे हेटर्स घूम फिर तुम यहाँ भी आओगे देखने की। ओ शिट, कंप्लेंट करने पर भी ये दोबारा स्टार्ट हो गई तो हाँ हो गई। ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तुम लोग, मेरा सनक साफ हो गई, बाकी की सफाई पहले ही कर दी। आहार्य और नूर भी वापस आ गए और बेटर वे में आए। मेरे जेन्युइन रीडर्स मेरे साथ है अभी भी। और रही बात जो तुम लोगों की वजह से मेरी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ा, तो बेटा जी, हिसाब सबका होता है और करने वाला वो खुदा होता है। हर हर महादेव। परमानेंट सॉल्यूशन था अग्नि को उस वातावरण से दूर रखना जो उसे इस तरह का बना रहे थे। इसीलिए कुछ दिनों ही सांझ और सूर्या ने मिलकर ये फैसला लिया था कि अग्नि उनके साथ नहीं बल्कि रशिया में रहेगा और वहीं पर अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करेगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद अग्नि ने वहीं पर बिजनेस करने का फैसला किया, जिसके बारे में उसने सांझ और सूर्या को बताया। सांझ और सूर्या को उसके बिजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे परमिशन दे दी थी। अब वर्तमान में सांझ अग्नि के वापस इंडिया आने पर बहुत ज़्यादा खुश थी। हालांकि उसने बताया नहीं था कि वो कब आएगा, लेकिन वो बेहद खुश थी और उसकी खुशी सूर्या उसके चेहरे से साफ महसूस कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ रशिया में फायर और विलियम एक दूसरे के आमने सामने सोफे पर बैठे थे। उनके बीच टेबल पर कई सारे ड्रिंक, स्नैक्स और स्मोकिंग का सामान रखा हुआ था। फायर के हाथों में एक जलती हुई सिगरेट थी जो वो बार बार अपने होठों से लग रहा था और धुआं आ रहा था। विलियम उसे देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे इंडिया जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है फायर, लेकिन तुम्हें ये मेक श्योर करना होगा कि तुम इंडिया में ज़्यादा देर मेक श्योर करना होगा कि तुम जल्द ही वापस आ जाओगे क्योंकि यहाँ का काम तुम्हारे बिना कोई नहीं संभाल सकता। हर एक चीज़ में तुम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो कि अगर तुम यहाँ पर नहीं रहोगे तो पूरा काम खराब हो जाएगा और मैं किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता। फायर अपने होठों को गोल कर धुआं छोड़ते हुए बोला, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझे मेरा काम कोई और बताए। कहते हुए उसने एक बार फिर से सिगरेट को अपने होठों में दबाया और कश भरने लगा। विलियम ने एक गहरी सांस लेते हुए उसे देखा और बोला, आई नो तुम्हें रिस्ट्रिक्शन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फायर प्लीज़ इस बारे में सोचो क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मैटर मेरा काम करता है। उद्धरण चिन्ह पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं हूँ। कोई मुझसे ज़बरदस्ती करवाने का सोचेगा तो वो मैं नहीं करूँगा। मेरा जब जो मन होगा मैं वही करूँगा और इसके बाद ये मीटिंग यहीं ख़त्म होती है, कहकर फायर अपनी जगह से उठ गया। विलियम उसे जाते देख बोला, लेकिन उसकी बात सुनकर फायर के कदम रुक, लेकिन उसने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। एक बार फिर से उसने अपने होठों पर सिगरेट रखी और फिर कश भरने के बाद धुआं छोड़ते हुए बोला, एक बार फिर से तुम वही गलती कर रहे हो विलियम। मैंने कहा ना, मैं कब क्या करता हूँ वो सिर्फ मुझ पर डिपेंड करता है।